दोस्तों आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आप पर कोई झूठा केस कर दे, एफआईआर कर दे, तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट और हमारे देश का जो कानून व्यवस्था है वो क्या कुछ कहता है। इस पर जो कानून है, कौन सी धारा है, इसके विस्तार से आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल से भी आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला था सलीम बनाम शालू। सलीम बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 2023 में सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सवाल किया गया और इसमें सवाल के साथ उत्तर भी दिया गया। सवाल ये था कि क्या किसी व्यक्ति के खिलाफ जो दर्ज एफआईआर है उसको रद्द किया जा सकता है क्या। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि अगर झूठा केस है या फिर नहीं भी है, अगर एफआईआर हो चुकी है तो क्या इसे रद्द किया जा सकता है। तो प्राइम फेसिया जो पहली दृष्टि है उसमें कोई अपराध नहीं दर्शाती हो, तो केवल व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण दर्ज की गई हो। जो सबसे पहले बात ये होती है कि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण सिर्फ अगर दर्ज किया गया है एफआईआर, तो ये निर्णय जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है सीआरपीसी की जो थी धारा 482 और भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी की धारा थी 195 ए, जिसमें था झूठा साक्ष्य दिलवाने की और धमकी की। 386 थी जो जबरदस्ती वसूली, इन सब का व्याख्या करता है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत एफआईआर को रद्द करने की जो शक्ति है, पावर ऑफ क्वेश एफआईआर अंडर सेक्शन 482, इसका जो सीआरपीसी में है, इसको समझ लीजिए। 482 अदालत को ये शक्ति देता है कि वह किसी भी आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर सकती है, और यदि वह प्रक्रिया दुरुपयोग हो या फिर अन्याय के उद्देश्य न्याय के उद्देश्य से पूर्ति किया गया हो, मतलब पूर्ति में बाधा नहीं होता हो या होता हो, तो दोनों स्थिति में इसे रद्द किया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ, एक एग्जांपल समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल 1982 में एक फैसला किया और इसका जिक्र किया था। ये था, इस बात को दोहराया था कि यदि एफआईआर में किए गए आरोप अगर सच भी मान लिया जाए, फिर भी कोई अपराध नहीं बनता या आरोप पूरी तरह से अविश्वसनीय है और लगता है, तो ऐसे में एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। ये पहला एग्जाम्पल था। इस मामले में आरोप ये था कि जो शिकायत करता है उसको केस वापस लेने के लिए धमकाया गया और आईपीसी की धारा 195 ए लागू किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धारा 195 ए तब लागू होती है जब किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से धमकाया जाए कि वह न्यायालय यानी कोर्ट में झूठा साक्ष्य, फॉल्स एविडेंस दे, मतलब झूठी गवाही दे। अब यदि धमकी केवल केस वापस लेने या फिर समझौता के लिए हो, तो उसमें गवाही में झूठ बोलने के बात न हो, तो ये धारा लागू नहीं होती। इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 195 ए के अनुसार से इस प्रकार की जो शिकायत है केवल उस न्यायालय में की जा सकती है जहां पर गवाही दी जानी है। इसका अर्थ ये हुआ कि बिना कोर्ट में शिकायत किए सीधे पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, और जब तक मामला स्पष्ट रूप से गवाही को प्रभावित करने के उद्देश्य से धमकी का न हो, तो धारा 386 का संबंध जो एक्सटोर्शन है, जैसे जबरदस्ती वसूली, इसमें किसी व्यक्ति को मृत्यु या गंभीर चोट की वजह से डराकर संपत्ति, प्रॉपर्टी या इसका मूल्य, चीजें, वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी है, वो लेने की बात होती है। जरूरी ये है कि डर के कारण व्यक्ति ने अपनी इच्छा से कोई भी चीज दे दी हो, ये जरूरी होना चाहिए एविडेंस पे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट ये किया कि यदि कोई संपत्ति दी नहीं गई और डर दिखाकर जबरदस्ती नहीं ली गई, तो जबरदस्ती वसूली का अपराध नहीं बनता है। अब बात आती है एक चीज कि कोर्ट ने एक और का जिक्र किया था, वो रामयाद सिंह और एम्प्रेयर जैसे जो पुराने फैसले हैं उसका भी हवाला दिया, जिसमें ये कहा गया कि अगर कोई अंगूठा जबरदस्ती पकड़ कर लगा ले और एक्सटोर्शन नहीं है, फिर इसमें सहमति जो है नहीं है, भले ही वह डर से ही मिली हो। लेकिन इस केस में शिकायतकर्ता ने न तो कोई पैसा दिया और ना ही कोई ऐसी बात कही डर के कारण या उससे संपत्ति सौंपी,
और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 386 लागू यहां पर नहीं होगा। कोर्ट में यह भी देखा गया कि आरोपी का नाम एफआईआर में शुरू से नहीं था और बल्कि बाद में दर्ज बयान के आधार पर मतलब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में जोड़ा गया। इसके अलावा घटनाक्रम को बाद में जो घेर कर और इसमें पेश किया गया, तो कोर्ट का कहना हुआ कि जब कोई केस झूठे फंसाने की नीयत से बनाया जाता है तो अदालत को एफआईआर के शब्दों से आगे जाकर पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए। अब कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब किसी मामले में कई एफआईआर दर्ज हो जाती है या राजनीति से प्रेरित व्यक्तिगत द्वेष का मामला होता है तो फिर कोर्ट को सावधानी पूर्वक एविडेंस यानी या फैक्ट की जांच करनी होती है। अब इसमें एक था निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का जो 2021 में, इसमें कोर्ट का तर्क ये था कि शुरुआती जांच में न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं किया, नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर एफआईआर साफ तौर से दुर्भावना से प्रेरित हो तो फिर अदालत को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। और इसी सिद्धांत पर चलते हुए कोर्ट ने यह भी कहा था कि झूठे आरोप, बार बार एफआईआर दर्ज करना और व्यक्तिगत या फिर राजनीतिक बदले की भावना से कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करना आपराधिक कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का निष्कर्ष ये निकला एफआईआर रद्द करने के कारण कि इसमें कई सारे तर्क हैं और कोर्ट ने यह पाया कि आईपीसी की धारा 195 ए के लिए आवश्यक जो एविडेंस है वो मौजूद है, न कि जबरदस्ती वसूली मतलब एक्सटोर्शन। अब जैसा कोई कृत्य हुआ था, अब आरोपियों ने कोई झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश नहीं की और शिकायतकर्ता ने भी डर से कोई संपत्ति नहीं सौंपी। जो अभी का मामला है जिसमें जिक्र हुआ है वो आपको बताते हैं। इससे पहले आनंद कुमार और वर्सेस 2000 जो स्टेट था 2019 में यह भी कहा गया था कि अदालत किसी भी समय एफआईआर या आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर सकती है यदि वह न्याय के विपरीत हो। और इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सालीब के खिलाफ एफआईआर को रद्द कर दिया। ये सलीब क्या है? सलीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है अभी, जिसके लिए हमें आपको ये पूरी कहानी बतानी पड़ी। ये इसी मामले की बात है, सलीब बनाम उत्तर प्रदेश सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने ये दोहराया कि आपराधिक कानून को बदले की भावना और राजनीतिक द्वेष के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर कोई एफआईआर पहली दृष्टि में किसी अपराध को नहीं दर्शाती है या केवल दुश्मनी के चलते एफआईआर की गई हो तो उसे रद्द किया जा सकता है। तो ये फैसला ये भी संदेश देता है कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था है केवल कानून प्रक्रिया नहीं बल्कि न्याय की आत्मा को भी सबसे पहले प्राथमिकता देता है और यदि कोई प्रक्रिया न्याय को बाधित कर रही हो तो अदालत उस पर रोक लगाने के लिए बाध्य है। तो ये कुल मिलाकर जो जानकारी थी ये हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको सही समझ में आया हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।